स्टेलिन का नाम दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। जितने लोग बड़े बड़े युद्धों में नहीं मारे गए थे, उतना उसने अकेले ही मार दिए थे। उनके बाद जितने भी तानाशाह इस दुनिया में आए, वो सब किसी न किसी तरीके से उससे अभी भी कुछ सीख रहे हैं। अब चाहे वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन हो या फिर चीन के शी जिनपिंग। रूस के व्लादिमीर पुतिन भी आज स्टेलिन के बताए गए रास्ते पर ही चलते हैं। हालांकि आज ग्लोबलाइजेशन के बहुत बड़े स्तर पर होने के कारण इतने बड़े स्तर पर क्रूरता करना काफी मुश्किल हो चुका है, लेकिन अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आज भी कई सारे देश स्टेलिन के अनुसार ही रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेलिन ने जब एक बार सत्ता हासिल की तो उन्होंने अपने मरने तक उस सत्ता को हाथ से जाने नहीं दिया। शुरुआत की बात की जाए तो स्टेलिन ने कई सारे ऐसे काम किए थे जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी स्टेलिन पर ही आती है, लेकिन तानाशाह बनने के बाद उन्होंने अपने इस इतिहास को बहुत गहराई में दबा दिया, जिससे कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की जीत ने उनके लिए उनकी तानाशाही के दाग को काफी कम कर दिया था। हालांकि वो तानाशाह तो पहले ही बन चुका था, लेकिन अब उनके लिए तानाशाह बने रहने का काम और भी आसान हो गया था। स्टेलिन एक ऐसा इंसान था जो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि कोई उससे उसकी सत्ता न छीन ले। इसी वजह से उन्होंने रूढ़िवादी यानी कि कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। स्टेलिन ने पूरे रूस में रूसी भाषा कंपलसरी कर दी। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि रूस में अलग अलग क्षेत्रों और भाषाओं में बोलने वाले लोग रहते थे। स्टेलिन ने उनके बाद होमोसेक्सुअलिटी पर रोक लगाते हुए इसे अपराध घोषित कर दिया। अबॉर्शन और तलाक पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। साथ ही औरतों के अधिकारों को भी बहुत बड़े स्तर पर अनदेखा किया गया। लेकिन स्टेलिन का आतंक यहीं पर खत्म नहीं हुआ और उन्होंने मेंशेविक ग्रुप के लोगों को ट्रायल पर डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ अलग अलग ट्रायल जारी किए गए, जिसमें कई सारे लोगों को कड़ी सजाएं दी गईं। उस वक्त मौजूद जानकारों का कहना था कि स्टालिन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे एक कल्चरल रेवोल्यूशन चाहिए था। स्टालिन को पता था कि सोवियत संघ में मौजूद अलग अलग सोच के चलते कल को कोई नया नेता सामने आ सकता है। इसलिए उनके लिए यह बहुत जरूरी हो गया था कि वो हर किसी का नेता बने। उस समाज का कोई भी समुदाय या कम्युनिटी ऐसी ना हो जो उसको अपने से अलग रखे। पूरे सोवियत संघ में केवल और केवल कम्युनिज्म की बातें होती थी। लिटरेचर और आर्ट, इन सब के जरिए केवल और केवल कम्युनिज्म की बातें ही होती थी। उस वक्त जो कम्युनिस्ट राइटर ज्यादा स्टेलिन के पक्ष में लिखता, उसे उनकी तारीफ से तारीफ भी मिलती और साथ ही साथ धर्म के ऊपर भी स्टेलिन का हमला तेजी से बढ़ गया था। ईसाई, मुस्लिम और बौद्धिस्ट प्रचारकों पर कई सारे केस दर्ज किए गए। ज्यादातर धार्मिक बिल्डिंगों या इमारतों को तोड़ दिया गया था। इसमें मॉस्को का सबसे फेमस चर्च भी शामिल था और यहाँ पर कम्युनिस्टों के रहने के लिए एक महल बनाया गया। स्टेलिन की इस कोशिश के चलते साल 1937 तक करीब 40 से भी अधिक प्रतिशत सोवियत संघ के लोगों ने किसी भी धर्म को अपनाना बंद कर दिया था। लेकिन तब भी देश की 57% जनता अभी भी अपने आप को किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ मानती थी। स्टेलिन ने जो एक और काम किया वो ये था कि उन्होंने पूरे विश्व में कम्युनिज्म की छवि को सुधारने का काफी प्रयास किया। वो कई सारे बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर से और सोशलिस्ट थिंकरों से भी मिला। ऐसा वो इसलिए कर रहा था जिससे दुनिया भर में कम्युनिज्म का प्रचार हो और बाकी देशों में भी कम्युनिस्ट सरकार आए। सोवियत संघ के लोगों के लिए स्टालिन के शासन के सबसे खतरनाक साल जो रहे वो साल 1933 और 1934 थे। इन सालों को द ग्रेट टेरर भी कहा जाता है। इस दौरान स्टालिन ने हजारों लाखों लोगों को अपने खिलाफ बोलने के लिए मरवा दिया था। इसमें उनकी खुद की पार्टी के लोग भी शामिल थे। उन्होंने इन सब पर आरोप लगाया कि ये सब लोग सोवियत संघ के खिलाफ साजिश रच रहे थे और ऐसे में ये ग्रेट टेरर आने वाले कई सालों तक चलता रहा। लेकिन ये टेरर यानी आतंक केवल सोवियत संघ के लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि एक बड़ा आतंक खुद स्टालिन का भी इंतजार कर रहा था। उस आतंक का नाम था अडोल्फ हिटलर। एक तरफ जहां स्टालिन लगातार अपने विरोधियों को खत्म किए जा रहा था,
तो दूसरी तरफ उसका एक बड़ा विद्रोही हिटलर के नाम से जर्मनी में खड़ा हो रहा था। हिटलर भी स्टालिन की तरह एक तानाशाह था, जिसका पहला निशाना कम्युनिस्ट और यहूदी ही थे। इस वजह से सोवियत संघ से उनकी नफरत स्वाभाविक थी। लेकिन अब भी सोवियत संघ और नाजी जर्मनी के बीच एक देश था जो इनके बीच में रुका हुआ था, और वो देश था पोलैंड। पोलैंड में यहूदियों की काफी बड़ी आबादी रहती थी, और उसी पोलैंड में कई सारे नाजी जर्मनी समर्थक भी रहते थे। हिटलर ने स्टालिन के साथ एक समझौता करते हुए ये फैसला लिया कि ये पोलैंड का आधा आधा हिस्सा अपने कब्जे में ले लेंगे। इसमें पोलैंड का रूस की तरफ वाला हिस्सा सोवियत संघ के अधिकार में रहेगा, और वही दूसरा हिस्सा नाजी जर्मनी के काबू में रहेगा। इसी के साथ हिटलर और स्टालिन ने एक दूसरे के साथ ये भी समझौता किया कि वो एक दूसरे के देश पर हमला नहीं करेंगे। स्टालिन उस वक्त युद्ध करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर अंत में सोवियत संघ में कुछ ठहराव आया था, और इसको स्टालिन अब देश को युद्ध में झोंक कर गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए वो आश्वस्त था कि हिटलर भी उन समझौतों का पालन करेगा और सोवियत संघ पर हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिटलर की योजना कुछ अलग ही थी। उन्होंने एक ओर से फ्रांस पर हमला कर दिया था, और फ्रांस के साथ साथ उन्होंने ब्रिटेन पर भी हमला कर दिया। फ्रांस पर कब्जा करने के बाद हिटलर पूरे यूरोप में फैल चुका था। चेकोस्लोवाकिया, नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देश उसके सामने एक दिन के लिए भी नहीं टिक पाए थे। यूरोप में केवल अब हिटलर का ही राज था। धीरे धीरे हिटलर ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो सोवियत संघ के बॉर्डर पर जमा होने लग जाए। देखते ही देखते कब्जा किए गए पोलैंड, जो कि सोवियत संघ से सटा हुआ था, उसकी सीमा पर नाजी जर्मनी के सैनिकों की बड़ी बड़ी टुकड़ियां जमा होने लगी। स्टालिन को उस वक्त कई खुफिया जानकारियों से ये खबर मिली थी कि हिटलर उस पर हमला करने की योजना बना रहा है, लेकिन उसको इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। उसे पूरा यकीन था कि जर्मनी कभी भी उस पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने अपने आप को शायद ऐसा इसलिए बता रखा था क्योंकि उनके लिए यह सबसे बड़ा डर था कि सोवियत संघ उस वक्त बिल्कुल भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में हिटलर का हमला करने की खबर स्टालिन को सदमा देने वाली थी, और इसलिए वो इस खबर को हमेशा नकारता ही रहा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसका ये डर भी आखिरकार सच हो गया। जून 1941 में हिटलर का ऑपरेशन बारबारोसा जारी हो गया, और लाखों की संख्या में जर्मन सैनिक तेजी से रूस के अंदर घुसने लगे। हजारों लाखों सोवियत सैनिकों को कब्जे में ले लिया गया था। फिर इतने ही सैनिकों और आम लोगों को भी हिटलर की नाजी सेना ने मार भी दिया था। स्टालिन अब हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो हिटलर को रोक सके, लेकिन हिटलर को रोकना इतना आसान नहीं था। जर्मन सेना के पास आधुनिक हथियार और एयरफोर्स थे, जो सोवियत संघ के शहरों को बमबारी से तहस नहस कर रहे थे। इन सब के बीच आखिरकार स्टालिन को भी एक अच्छी खबर मिली। स्टालिनग्रेड शहर पर चढ़ाई और हमला करने के लिए हिटलर ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। उस वक्त तक नवंबर का महीना आ चुका था, और तब रूस में कड़ाके की ठंड पड़ती थी। हिटलर के सैनिक इस ठंड की उम्मीद में बिल्कुल भी नहीं थे, और इस वजह से वो स्टालिनग्रेड के शहर में खुद ही फंस गए थे। सोवियत संघ की सेना ने चारों ओर से शहर को घेर लिया, और खाने पीने की सप्लाई भी शहर से पूरी तरह से काट दी गई। अब हिटलर के सैनिकों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, और न खाने के लिए कोई राशन। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त कुछ सैनिकों ने स्टालिनग्रेड में रहने वाले आम लोगों को भी मार कर खाया था। उस शहर में रहने वाली लाखों की संख्या की आबादी स्टालिन के इस कदम का भुगतान कर रही थी। यह हिटलर के लिए पहला बड़ा झटका था। स्टालिन को अब कॉन्फिडेंस मिल चुका था, साथ ही साथ सोवियत संघ की सेना भी अब ये मान चुकी थी कि वो नाजी सैनिकों को हरा सकती है। सोवियत संघ की सेना अब हर तरफ से हिटलर के सैनिकों को पीछे धकेलने लगी, और एक बार सिलसिला जब शुरू हुआ, उसके बाद नाजी सेना को हर मोड़ पर हार मिलने लगी। अंत में 1945 तक नाजी सेना जर्मनी पहुंच चुकी थी, और उस वक्त स्टालिन विश्व का सबसे बड़ा हीरो बनकर उभरा। अप्रैल 1945 में जब स्टालिन की रेड आर्मी ने बर्लिन पर कब्जा किया, तो हिटलर ने सुसाइड कर ली थी। स्टालिन के सैनिकों ने जर्मनी में हजारों औरतों के बलात्कार किए, और जब स्टालिन को ये बात पता लगी तो उन्होंने
इन लोगों को सजा देने से साफ मना कर दिया। उल्टा उन्होंने ये कहा कि इतने भयानक युद्ध के बाद अगर कोई सैनिक एक औरत के साथ कुछ मस्ती मजाक करता है तो इसमें क्या परेशानी है, कम से कम वो उसे जिंदा तो छोड़ रहा है। इस युद्ध के बाद स्टालिन एक नया हीरो था और सोवियत संघ एक नई ताकत। पूरा यूरोप अब कमजोर पड़ चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप को नए सिरे से बनाने के लिए लगे हुए थे। वहीं युद्ध में समझौते के अनुसार जर्मनी के एक हिस्से पर सोवियत संघ का कब्जा था और दूसरे हिस्से पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा था। ये चारों देश अपनी अपनी नीतियों के आधार पर जर्मनी के इन हिस्सों पर शासन कर रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था। अब स्टालिन के सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को अमेरिका के सामने खड़ा करे, क्योंकि भले ही युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ एक ही तरफ से लड़े हों, लेकिन तब भी उन दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप पूरी तरह से आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका था और अब दुनिया में दो ही वैश्विक ताकतें बची थीं, वो थी अमेरिका और सोवियत संघ। स्टालिन की लीडरशिप में लगातार सोवियत संघ की सेना ताकतवर हो रही थी। वहीं चीन में भी उस वक्त कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी थी और इसी के साथ पूरी दुनिया का लगभग 1/3 हिस्सा कम्युनिस्ट सरकारों के अंदर था। अमेरिका के लिए स्टालिन की इस पहुंच को रोकना बहुत जरूरी हो चुका था। इस वजह से दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ छुपकर प्लानिंग भी करने लगे। लेकिन इसी दौरान स्टालिन की तबीयत भी खराब होने लगी थी। उसे दिल से जुड़ी हुई कई सारी दिक्कतें होने लगी थी। धीरे धीरे वो बहुत कम बार लोगों के सामने दिखाई देने लगा था। अब जब भी वो दिखाई देता तो वो कुछ ही मिनटों के लिए भाषण देता और फिर चला जाता। स्टालिन के डॉक्टरों ने पहले ही उसे बता दिया था कि अब उसका अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन उसके नाम का खौफ अब भी पूरे सोवियत संघ में था। उसके एक इशारे पर अब भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े से बड़े नेता भी कांपने लगते थे। साथ ही साथ स्टालिन को किसी भी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं था। इस वजह से बाकी नेता इस बात से भी डरते थे कि कहीं वो उस पर भी शक न करने लग जाएं। धीरे धीरे स्टालिन की तबीयत और बिगड़ती गई और अंत में 1 मार्च 1953 को उसको उनके ही बेडरूम के फर्श पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ पाया गया। उसे सेरेब्रल हेमरेज हुआ था, यानी कि दिमाग के अंदर का खून का बहाना। तुरंत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया और उनकी बेटी श्वेतलाना को भी अगले ही दिन स्टालिन के पास बुला लिया गया था। उस वक्त डॉक्टरों ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी थी कि उसके पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं और अंत में 5 मार्च साल 1953 को स्टालिन की मौत हो गई और इसी के साथ स्टालिन जैसे खौफनाक तानाशाह का अंत हो गया। स्टालिन के इतिहास को रूस में आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। कोई भी उनके काले कारनामों के बारे में बात नहीं करता है। साथ ही रूस में आज भी स्टालिन के कई सारे स्टेचूज और मेमोरियल हैं। ये दिखाता है कि सरकार और लोगों के मन में आज भी स्टालिन के प्रति कितना सम्मान भरा हुआ है। काफी सारे जानकार इसका कारण ये बताते हैं कि स्टालिन ने अपना खुद का हाथ कभी भी गंदा नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे रखकर अपने इरादों को पूरा किया और इस वजह से उनके खुद पर किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं लगता। एक राजनेता के लिए सत्ता से जरूरी कुछ भी नहीं होता और शायद यही वजह है कि स्टालिन से राजनेता अधिक प्यार करते हैं, जनता काफी कम।